हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने किया था यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, आज हम देखेंगे ट्यूब्यूल्स क्या क्या काम करती है, कि ट्यूब्यूल्स का क्या क्या वर्क होता है। ठीक है, ट्यूब्यूल्स की कौन सी बात कर रहे हैं हम? रीनल ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं, यानी रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट्स की बात कर रहे हैं। कौन से पार्ट्स थे रीनल ट्यूब्यूल के? पहले तो क्या था, रीनल ट्यूब्यूल किसका पार्ट था? रीनल ट्यूब्यूल था किसका पार्ट था? नेफ्रॉन का पार्ट था। ठीक है, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल दो पार्ट थे नेफ्रॉन के। ठीक है, आज हम देखेंगे कि ट्यूब्यूल्स के क्या क्या पार्ट थे, वो मैंने बताए थे आपको। पीसीटी, डीसीटी, सब कुछ क्लियर है ना? कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले, ये सब किसके पार्ट है? बाउमेन कैप्सूल किसके पार्ट थे? ये थे पीसीटी के, सॉरी, रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट। तो ठीक है, हम अब इनके आगे देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम पीसीटी का क्या फंक्शन होगा, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। फुल फॉर्म भी आपको सबकी पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। किससे बना होता है? लाइंड होता है, ये ब्लाइंड होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से। ठीक है, विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, जो क्या करता है? सरफेस एरिया को क्या कर देता है? इंक्रीज करता है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। किस लिए होगा? इसमें पीसीटी का जो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, कौन? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। किस लिए? फॉर रीएब्जॉर्प्शन, फॉर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय पीसीटी। जितने भी नियरली ऑलमोस्ट जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है आपके, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर्स है, वो कहाँ रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं? वो सारे के सारे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं पीसीटी में। ध्यान रखना। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस। ठीक है, बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्या किसमें? पीएच बैलेंस, एक तो पीएच को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है और आयनिक बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन मतलब सिलेक्टिवली सिक्रीट करेगा। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर हाइड्रोजन आयन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी हाइड्रोजन आयन सिक्रीट ही हो रहा है। सिलेक्टिवली सिक्रीशन होगा। सिलेक्टिव सिक्रीशन होगा मतलब जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसी चीज की सिक्रीशन होगी, तो क्या बना रहेगा? बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ये सब किसका था? पीसीटी का काम था। ठीक है, पीसीटी क्या क्या करता है, पीसीटी का फंक्शन था। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम हेनलेज लूप। ठीक है, हेनले लूप का क्या काम है? ठीक है, हेनलेज लूप में दो लिम्स थे, सबको पता है। एक असेंडिंग लिम था, एक डिसेंडिंग लिम था। अब सबसे पहले जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, उसमें का क्या काम था? उसमें मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है। क्वेश्चन आता है कि मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होती है हेनलेज लूप में? तो ध्यान रखना, असेंडिंग लिम में क्या होती है? मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, सेकंड, हेनलेज लूप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो हेनलेज लूप है वो किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? टू मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में, कहां पर? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल में। ठीक है, क्लियर है? अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म करेंगे हम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा। उसमें आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन करता है। ठीक है, क्लियर है? अब हेनलेज लूप में दो और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये दो पॉइंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? अभी जो डिसेंडिंग लिम्ब है, हेनलेज लूप की बात हो रही है, दो लिम्स है, एक डिसेंडिंग है एक असेंडिंग है। ठीक है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो किसके लिए परमिएबल है? डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर H2O, दैट मींस वाटर के लिए वो परमिएबल है, बट इम्परमिएबल किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल है। ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? अब जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल है? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। असेंडिंग लिम्ब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है, दैट मींस इलेक्ट्रोलाइट्स वहां से क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर आर पार जा सकते हैं। ठीक है, एक्टिवली या फिर पैसिवली। ठीक है, क्लियर है? बट जो असेंडिंग लिम्ब है वो इम्परमिएबल किसके लिए है?
वाटर के लिए इम्पर्मिएबल है, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। अभी क्वेश्चन आता है कि एक्टिवली, क्या बताया मैंने अभी कि एक्टिवली क्या जा सकते हैं, आर पार जा सकते हैं, एक्टिवली या फिर पैसिवली इलेक्ट्रोलाइट्स। बट जो एक्टिव और पैसिव है उसमें डिफरेंस ये है, ध्यान रखना, समझने वाली बात है कि सपोज दैट किसी चीज को हमें कहीं भेजना है, उसको भेजने के लिए हमें क्या है, अगर बाहर से एनर्जी देनी पड़े या एनर्जी लगानी पड़े, एनर्जी कंजप्शन ज्यादा हो जिसके लिए, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव, ठीक है, क्लियर है। बट जो पैसिव होगा वो अपने आप ही चला जाएगा, ठीक है। नॉर्मली उसको ना किसी चीज की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना कुछ, और हमें एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत है, तो पैसिव क्या है, अपने आप ही चला जाएगा। दैट मीन्स जिस इलेक्ट्रोलाइट को हमें एक्टिवली ट्रांसफर करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हमेशा ध्यान रखना, पैसिव वाले के लिए नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। इसको नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद देखते हैं हम डीसीटी का फंक्शन। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने देखा था पीसीटी का फंक्शन और हेनलेज लूप का फंक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब हमने देखना है डीसीटी का फंक्शन, ठीक है। डीसीटी क्या होता है, सबको पता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन है, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट एंड बाउमेन कैप्सूल ये किसके पार्ट्स है, ठीक है, क्लियर है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का कर रहे हैं हम, ठीक है। इट इज हियर कंडीशनल एब्जॉर्प्शन ऑफ Na एंड वाटर, किसकी एब्जॉर्प्शन होगी यहाँ पर, सोडियम की और वाटर की, ठीक है, क्लियर है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन या फिर HCO3 नेगेटिव एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन, किसकी होगी सिलेक्टिव सिक्रीशन, याद रखना, हाइड्रोजन की, पोटेशियम आयंस की एंड NH3 की, टू मेंटेन, किस लिए, सिलेक्टिव सिक्रीशन किसको मेंटेन करने के लिए होती है, टू मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड, ठीक है, क्लियर है। आफ्टर दैट ये इतना सा पार्ट किसका हो जाता है, ये हो जाता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का, ठीक है। ध्यान रखना कि कौन सा पार्ट क्या सिक्रीट कर रहा है या फिर क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब कोलेक्टिंग डक्ट लास्ट में, ठीक है। कोलेक्टिंग डक्ट टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर। सबको पता है हमारा यूरिन कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ताकि हमारी बॉडी से वाटर का और सॉल्ट्स का क्या हो सके, लॉस को हम मिनिमाइज कर सके। अदरवाइज हमारी बॉडी कितना यूरिन प्रोड्यूस कर सकती है, कितना यूरिन प्रोड्यूस करती भी है, अराउंड 180 लीटर्स, ठीक है, अराउंड 180 लीटर्स पर डे। बट अगर हम उतना सारा ही यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर देंगे तो उससे क्या होगा, वाटर लॉस होगा और सॉल्ट का भी लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी से। उस सॉल्ट और वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, उससे वाटर को और सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है ताकि यूरिन कैसा आए, कंसंट्रेटेड यूरिन ही बाहर आए या फिर एक्सक्रीट आउट किया जा सके, ठीक है, क्लियर है। और जो कलेक्टिंग डक्ट है ये क्या करती है, सिलेक्टिव सिक्रीशन करती है, किसकी, H पॉजिटिव आयन और K पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का सिलेक्टिव सिक्रीशन करती है टू मेंटेन पीएच बैलेंस ऑफ द ब्लड, ठीक है, क्लियर है। तो इसको नोट डाउन कर लो। फिर अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है, क्लियर है।